हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रीवियस ईयर हिंदी के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखने का प्रयास करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रिप्ट का डिज़ाइन किए गए हैं कि आपकी यूपी एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपका होने वाला है। उसी के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। और इसमें बहुलता उन प्रश्नों की है जो आपके फरवरी मंथ में हुए एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए महादेव का नाम स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है आपका कि परोक्ष का विलोम क्या है। ठीक है, परोक्ष का विलोम क्या है। पहला कह रहा प्रत्यक्ष, दूसरा कह रहा स्थूल, तीसरा ऑप्शन है आपका अपरोक्ष, या चौथा ऑप्शन है आपका दृष्टव्य। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए, परोक्ष का अर्थ क्या होता है। परोक्ष का अर्थ होता है जो आँख के सामने ना हो, उसको कहते हैं परोक्ष। और परोक्ष का क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, और यह हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। तो परोक्ष का जो आपका सही विलोम बनने वाला है वह बन जाएगा आपका प्रत्यक्ष। बहुत बढ़िया। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यह आपका प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था। तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। पहला विभत्स रस, दूसरा भयानक रस, तीसरा रौद्र रस, या चौथा है आपका वीर रस। तो रौद्र आपको बताना है किस रस का स्थायी भाव है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा रौद्र रस। किसका? रौद्र रस। रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वह होता है आपका क्रोध। बाकी विभत्स रस की बात किया जाए तो इसका जो स्थायी भाव होता है वह आपका जुगुप्सा हो जाएगा। भयानक रस की बात किया जाए तो इसका भय हो जाएगा। और वीर रस की बात किया जाए तो इसका जो है उत्साह देखने को, स्थायी भाव देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे चलिए देखिए। कह रहा है सोरठा के द्वितीय व चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है। पहला ऑप्शन कह रहा कि 10, दूसरा ऑप्शन कह रहा 11, तीसरा ऑप्शन कह रहा 13, या चौथा ऑप्शन कह रहा 16। तो आपको बताना कि दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होती है। तो देखिए, यहाँ दोहा और सोरठा में बहुत कन्फ्यूजन होता है इसकी मात्राओं को लेकर के। क्योंकि अगर बात किया गया शिल्पगत आधार पर, इसकी रचना के आधार पर, दोहे का ठीक उल्टा होता है सोरठा। तो अगर दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं देखने को मिलती हैं तो इसका उल्टा यानी कि सोरठा में अगर हम बात करेंगे तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में हमारी 11 मात्रा देखने को मिलेंगी। वहीं अगर सोरठा के दूसरे और चौथे चरण की बात किया जाए तो यहाँ पे 13 मात्रा देखने को मिलती है। इस तरह से देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है कि दोहा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपकी प्यारी सी आँख के सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन है, विशेषकर आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि भाग शब्द का अनेकार्थी है। ठीक है, आपके अनेकार्थी शब्द भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसको देखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है इसको देखने की कि भाग शब्द का अनेकार्थी है। पहला कह रहा भागना, दूसरा कह रहा ब्याज, तीसरा कह रहा बांटना, या चौथा कह रहा हिस्सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है भाग शब्द का अनेकार्थी कौन सा होगा तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। क्या हो जाएगा आपका हिस्सा। क्या हो जाएगा हिस्सा। ठीक है, क्या हो जाता है हिस्सा। कि भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका हिस्सा। चलते हैं आगे। और आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि तद्भव शब्द है। पहला कह रहा उल्लू, दूसरा कह रहा बानर, तीसरा कह रहा ओष्ठ, या चौथा कह रहा मृत्तिका। तो इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है। देखिए, तद्भव शब्द क्या होता है, जिन शब्दों को हम दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं हम तद्भव शब्द। तत्सम क्या होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे ग्रहण किए जाते हैं वो कहलाते हैं तत्सम। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। पहला कह रहा उल्लू यानी आउल, दूसरा कह रहा बानर, तीसरा कह रहा ओष्ठ, या चौथा कह रहा मृत्तिका। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनने वाला है यह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला उल्लू। क्या है? उल्लू हमारा तद्भव शब्द है। अगर उल्लू हम तत्सम बनाएंगे तो हो जाएगा उलूक। क्या हो जाएगा? उलूक। वानर अपने आप में तत्सम रूप है, अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो बन जाएगा बंदर।
ओष्ठ अपने आप में तत्सम है, इसका तद्भव बनाएंगे तो बन जाएगा होठ। और मृत्तिका अपने आप में तत्सम रूप है, मृत्तिका किसका होता है, मिट्टी का। अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो बन जाएगा आपका मिट्टी। तो इस प्रकार उल्लू का तत्सम होता है उल्लूक, बंदर का बानर होता है, होठ का जो है ओष्ठ होता है, और मिट्टी का आपका मृत्तिका तत्सम रूप में देखने को मिलता है। इसी के साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक संख्या में इस सेशन को शेयर भी अवश्य करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका प्रत्यय पूछा हुआ है। अच्छा, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लग करके एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो भौतिकी शब्द में प्रत्यय है। पहला कह रहा ऑप्शन पहला कह रहा का, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपका इक, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है बड़ी ई, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा का में बड़ी की मात्रा की। तो भौतिकी शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मूल शब्द बनेगा, किसमें मूल शब्द बनेगा, या बन जाएगा आपका भौतिक। क्या बन जाएगा? भौतिक। अब भौतिक में जब हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं, किसकी मात्रा लगा रहे हैं? बड़ी ई की मात्रा लगा दे रहे हैं, तो हमारा शब्द बन जा रहा है भौतिकी। तो इस आधार पर जो हमारा सही होने वाला है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि दीर्घ ई। तो भौतिक हमारा मूल शब्द है और इसमें जब हम बड़ी ई लगा दिए प्रत्यय के रूप में तो बन गया भौतिकी। तो इस तरह से भौतिकी शब्द में प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा आपका, दीर्घ ई के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कह रहा भैया निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है क्या है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कुछ, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा कौन। तो निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पहला कह रहा क्या है, दूसरा कह रहा यह, तीसरा कह रहा कुछ, या चौथा कह रहा है कौन। ठीक, अब देखो यहाँ पे ठीक क्या कैसा सर्वनाम है, क्या आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्या है आपका प्रश्नवाचक है, कौन हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, कुछ हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक, अनिश्चयवाचक। और जो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है इन चारों विकल्प में देखने के बाद जो हमें लगा कि इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो सकता है, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा का, यानी कि यह। क्या हो जाएगा? यह। तो निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा यह। ठीक है, चलते हैं आगे। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ईमानदार शब्द विशेषण है। भाई वाह, ठीक, ईमानदार शब्द विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण है? पहला कह रहा परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा कह रहा गुणवाचक, तीसरा कह रहा सार्वनामिक विशेषण, या चौथा कह रहा संख्यावाचक। तो ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ईमानदार, लंबा, पतला, मोटा, है ना, बेईमान, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। संख्यावाचक की बात किया जाए तो संख्यावाचक फिर दो भाग में टूट जाएगा, पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। ठीक है, तो ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। अब कह रहा है किस विकल्प में सभी समास विग्रह सही किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है। ठीक है, देखिए जब हम सामासिक पद को तोड़ते हैं, उनको अलग करते हैं, तो वह क्रिया कहलाती है समास विग्रह। तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा नवनिधि, 9 प्रकार की निधि, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा देह लता, लता रूपी देह, एकदम पतली छरहरी काया। ठीक, तो देह लता मतलब लता रूपी देह। वेद पुराण, वेद और पुराण, क्या हो जाएगा? वेद और पुराण, इसको वेद है, वेद और पुराण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो देखिए वेद पुराण, वेद और पुराण ये आपका करेक्ट है। देह लता, लता रूपी देह भी आपका सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, और 9 निधि, 9 प्रकार की निधि नहीं बल्कि 9 प्रकार की निधियों का समूह हो जाता है। क्या होता है? 9 निधियों का समूह आपका कहलाता है नवनिधि। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला वह बन जाएगा आपका पहला, यह आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्या कोई तारे गिन सकता है में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा भी बता दे इस क्वेश्चन को। क्या कोई तारे गिन सकता है में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पहला कह रहा है प्रश्न सूचक,
दूसरा कह रहा कोष्टक, तीसरा कह रहा निर्देशक या चौथा कह रहा अर्धविराम। तो देखिए जो आपका साइन बना हुआ है इसी को इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो क्या कोई तारे गिन सकता है? जब ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें सिंपल सी बात है, आपका कौन सा बन जाएगा? प्रश्न सूचक पहले शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से देखिए आपके जो विराम चिन्ह है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही हार्ड आपका नहीं है। चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? तो आगे आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कविस्वर का संधि विच्छेद है। पहला कह रहा कवि प्लस स्वर, दूसरा कह रहा कवि प्लस स्वर, तीसरा कह रहा कवि प्लस ईश्वर या चौथा ऑप्शन आपके सामने है कवि प्लस ईश्वर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर बनने वाला है वह आपको बताना है। तो इनमें से देखिए जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा कवि प्लस ईश्वर करने पर बन जाएगा आपका कविश्वर। क्या बन जाएगा? कविश्वर बन जाएगा। कवि का आपको देखेंगे तो आपका ह्रस्व ई और ईश्वर का आपका जो है दीर्घ ई, दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? आपका दीर्घ ई बन जाएगा, आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत चला जाएगा। तो कवि प्लस ईश्वर करने पर बन जाएगा आपका कविश्वर। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्यारी सी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा माँ ने बच्चे को मिठाई दी में कारक है। ठीक, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। यहाँ ऑप्शन नंबर पहला कह रहा संप्रदान कारक, दूसरा कह रहा करण कारक, तीसरा कह रहा संबंध कारक या चौथा कह रहा अपादान कारक। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा यह आपको बताना है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन आपका है यह आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी में कौन सा कारक है, या राजा भिखारी को कंबल देता है में किस प्रकार का कारक है। यह आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है, कई बार आपका पूछा भी गया है। तो इसमें देखिए जब किसी के द्वारा कोई वस्तु दी जाती है तो वहाँ पे आपके संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। भूल के इसको कर्म कारक मत लगाइएगा, अगर कर्म कारक ऑप्शन में है तब। तो माँ ने बच्चे को मिठाई दी, इसमें क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह इसका सही जवाब हो जाएगा कि माँ ने बच्चे को मिठाई दी में कौन सा कारक है? यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब कि नीरजा कृति किसकी है? पहला ऑप्शन कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा कह रहा तुलसीदास, तीसरा कह रहा चंद्र बरदाई या चौथा कह रहा महादेवी वर्मा। नीरजा किसकी रचना है यह आपको बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, तुलसीदास जी, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के रचयिता, चंद्र बरदाई एक क्या बोलते उसको 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई। ठीक, और महादेवी वर्मा जी जिन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका जो है नीरजा किसकी कृति है? तो नीरजा अगर हम देखेंगे तो यह महादेवी वर्मा जी की कृति के रूप में देखने को मिलता है। किसके? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी के रूप में देखने को मिलता है। जन्म स्थान की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला में इनका जन्म होता है। और इनमें जो है मेरा परिवार गिल्लू जैसी अनेक रचनाएं लिखी हैं। तो नीरजा कृति किसकी हो जाती है? यह हो जाती है महादेवी वर्मा जी की। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवटी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद जी, तीसरा है अयोध्या प्रसाद हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या चौथा आपका कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत। तो पंचवटी के जो रचनाकार हैं वह कौन है? उनका नाम आपसे पूछा गया था, जो आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया था, जो आपका पेपर फरवरी महीने के अंतर्गत हुआ था। सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। तो पंचवटी के जो रचनाकार हैं ये हो जाते हैं आपके राष्ट्र कवि, इनको उपमा दी जाती है राष्ट्र कवि। और अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के अंतर्गत इनका जन्म होता है। तो पंचवटी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? वे हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त जी। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी के रचनाकार के रूप में देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि दिन और दीन का सही अर्थ है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत देखेंगे इसको कि दिन और दीन का सही अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा दिवस और गरीबी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अमीर और दिवस, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा गरीब और दिवस, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा दिवस और अमीर। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला वह क्या बन जाएगा? तो कहते ना कि आज कौन सा दिन है, यानी कि आज कौन सा दिन है। ठीक है,
तो दिन का अर्थ क्या हो जाएगा, दिवस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिवस। और कहते हैं ना दीन, दीन मतलब क्या, दीनानाथ, क्या कहते हैं, दीनानाथ, दीनानाथ, ठीक है, दीनानाथ। तो जो दीनों के नाथ हैं, जो गरीबों के नाथ हैं, वो कहलाते हैं दीनानाथ। तो दा में छोटी की मात्रा दा और ना मतलब क्या हो जाता है, दिन, दिन का क्या होगा आपका दिवस हो जाएगा। और दा में बड़ी ई की मात्रा और ना लगाएंगे तो वह बन जाएगा आपका दीन, दिन का अर्थ हो जाएगा आपका गरीब। यही तो हिंदी की एक विशेषता, एक खासियत है कि एक भी मात्रा इधर उधर हुई तो आपका अर्थ और बदल जाता है तुरंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दिवस और गरीब के रूप में देखने को मिलता है। बाकी ये आपके सारे ऑप्शन हो जाएंगे इसके रंग। तो इस तरह से आज हम लोग हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या यूँ कहें जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे उनको देखें हम लोग बहुत बढ़िया से। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को बहुत भी पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।